सुप्रभात बच्चों। आज संबंध और फलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना, आपका प्रथम द्विमासिक टेस्ट होने जा रहा है। सभी कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं उनके लिए जो सिलेबस निर्धारित है वो है रिलेशन समुच्चय और रिलेशन फंक्शन, यानी 2 चैप्टर। सारे प्रश्न आपके इन्हीं दोनों चैप्टर से अभी तक यानी कल तक की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है वही आपको दिया गया है, और अब इधर जो पढ़ाया जाएगा ये अभी आपके टेस्ट में नहीं है। टेस्ट आपका 50 नंबर का है, समय 1.5 घंटे का है। प्रयास किया गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको मिले, बहुत छोटे छोटे प्रश्न। तो आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर डालिए, देख लीजिए। और आज का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वास्तविक फलनों का प्रांत ज्ञात करना। वास्तविक फलनों का प्रांत ज्ञात करना। ये टॉपिक है बच्चों। जितने भी रियल फंक्शंस होते हैं उनका प्रांत और सहप्रांत दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के अनंत उपसमुच्चय होते हैं। दोनों ही इनफाइनाइट सबसेट होते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या भी अनंत है, तो निश्चित है उसके उपसमुच्चयों की संख्या भी अनंत होगी। अतः जितने भी रियल फंक्शन हैं उनका जो प्रांत है और उनका जो परिसर है और सहप्रांत है, ये दोनों ही अनंत हो सकते हैं। मे बी पॉसिबल, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अतः इनको एक सूत्र के रूप में, एक व्यंजक के रूप में दिया जाता है, और प्रांत ज्ञात करते समय हम चरराशि के उन मानों को ज्ञात करते हैं जिसके लिए दिया गया फलन परिभाषित हो, डिफाइन, यानी एक परिभाषित मान हमको प्राप्त हो सके। वह x के वे सभी मान, यानी उन सभी मानों का समुच्चय जो होगा वो उस फलन का क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। आपकी एक एक्सरसाइज है छोटी सी 2.5, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दे रहा हूं। देखिए, लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। f(x) इज इक्वल टू 1/x + 2, इसका प्रांत ज्ञात करना। अब जितने भी फ्रैक्शनल फंक्शन हैं, जितने भी फ्रैक्शनल फंक्शन हैं, यानी भिन्न के उनका परिभाषित होना और न परिभाषित होना दोनों केवल उनके हर पर आधारित है, यानी हर को कभी शून्य नहीं होना चाहिए। यदि हर शून्य हो गया तो वह एक अपरिभाषित वैल्यू दे करके फलन को अपरिभाषित कर देगा। अतः प्रांत के लिए या प्रांत के लिए सीधे x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब जरा अगर इसको हम हल करें तो x इज नॉट इक्वल टू क्या है?
-2, यानी -2 के अलावा चाहे जो भी वास्तविक संख्या आप लेंगे सबके लिए ये फलन क्या है, परिभाषित है। यानी अब इसका प्रांत क्या हो गया, इसलिए प्रांत हो गया R-2, ये आपका प्रांत, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से -2 को निकाल दीजिए तो जो बचा वो क्या हो गया, इसका प्रांत। ऐसे देखिए और भी तमाम प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा, fx इज इक्वल टू x माइनस 7। फिर आप प्रांत निकालेंगे तो प्रांत के लिए क्या होगा, x माइनस 7 को शून्य नहीं होना चाहिए, x माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप पक्षांतर करेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू क्या है, 7। यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से 7 को निकाल दिया जाए, 7 को निकाल दिया जाए तो जितने बचे हुए अवयव हैं सभी के सभी इसके प्रांत हैं, इसलिए इसका प्रांत हो जाएगा R माइनस 7, ये प्रांत। और आइए कुछ आगे चलते हैं। पांचवा देखिए, चौथा, fx इज इक्वल टू x² माइनस 9। यह भी फंक्शन उसी तरह है, तो यह भी प्रांत के लिए x² माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0, x² इज नॉट इक्वल टू 9, यानी x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3। आपको दो मान मिले, +3 और -3। ये दोनों मान हमारे प्रांत में नहीं आते हैं, इसलिए प्रांत क्या हो गया इसका, R माइनस 3 एंड -3। इन दोनों को निकालिए, प्रांत बन गया। अब मुझे लगता है कि आपको पांचवा भी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। सबकी अलग अलग स्थितियां होती हैं, सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है। प्रश्न नंबर 6, fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस a। अब ये कर्डिक जो फंक्शन है इसमें इसके परिभाषित होना किस बात पर निर्भर है, कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए कर्डिक के अंदर, क्योंकि ऋणात्मक संख्या आएगी तो ये वास्तविक संख्या ही नहीं रह जाएगी। यानी शर्त क्या हो गया, प्रांत के लिए शर्त हो गया x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। निश्चित शून्य से इनको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी x इज ग्रेटर देन 8। अब 8 से बड़ी तो अनंत संख्याएं होती हैं, तो इनको समुच्चय के रूप में हम क्या लिखेंगे, प्रांत बराबर हो गया ओपन इंटरवल, 8 को नहीं लेंगे, 8 to ∞। ये हमारा प्रांत हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप करेंगे। जैसे 8वां देखिए, प्रश्न नंबर 8, रूट ऑफ fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 और 4 माइनस 6। अब अगर मैं इसको करूं तो x माइनस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रैक्शनल रूप में है नहीं। यहाँ भी 6 वाले क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 6 वाले क्वेश्चन में x माइनस 8 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आप करिएगा। x माइनस 8 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, फ्रैक्शनल नहीं है, अगर इसका हर नहीं है तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0,
और अगर हर में है तो फिर कंडीशनल। तो यहाँ से थोड़ा सा ग्रेटर आर इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो आप 8 टू इंफिनिटी ऐसे लिखेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, यानी हम 8 को ले सकते हैं। तो यहाँ भी वही है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, देन माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस लेस हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू -8, या x इज लेस आर इक्वल टू -4, लेस आर इक्वल टू 4। तो दो स्थितियां हमारी बनी, x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो प्रांत इसका हो जाएगा 2 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू, ये इस तरह हम अंतराल में इसको लिखेंगे इसका मान। तो इस तरह बच्चों देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, सब सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, f(x) इक्वल टू x क्यूब, का परास ज्ञात कीजिए, जबकि प्रभाव क्षेत्र का मतलब प्रांत होता है, प्रांत दिया हुआ है, प्रांत है इसका -3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 3, मतलब हो जाएगा -3 -2 -1 0 एंड 1 एंड 2, ये इसका प्रांत है। तो इन प्रांत के लिए हमारे पास फंक्शन है, तो परास क्या बनेगा इसका, आप मान रखते चले जाइए, -27 -8 -1 0 फिर 1 और ये देखिए, यानी इन मानों को आप यहाँ रखेंगे तो अपने आप आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। इसी तरह प्रश्न नंबर 11 है, तो 10 तक आज आप लोग करिए। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को आप लोग प्रयास करिए, उदाहरण भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। तो आगे हम फिर कल 11 और 12 को एक्सप्लेन करते हुए कुछ और आगे चला जाएगा। हालांकि आपके काम की चीज तो समाप्ति हो चुकी है, लेकिन कुछ और आप लोग पढ़ लें। हाँ, अभी आगे ना भी पढ़ें तो पीछे की सारी चीजें जितना कुछ मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर डालिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं हैं। परीक्षा आप पूरी ईमानदारी से दीजिए, जो कुछ आपने सीखा है, पढ़ा है, उसको आप लोग कॉपी में मेंटेन करें, कॉपी में लिखें। देखें आपको समुच्चय क्या है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय का निरूपण क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकलती है, तमाम प्रकार के इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, अंतर समुच्चय क्या है, वेन डायग्राम क्या है, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से बताई गई है, पढ़ाया गया है। अब पढ़ना न पढ़ना आपका काम, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं आएगा, पढ़े होंगे तो आएगा, निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पढ़े होंगे और आगे अपना कार्य करेंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं और इस सूचना के साथ कि आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, आप समुच्चय और संबंध फलन को अच्छे से दोहरा डालिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।